नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास ट्रिक टॉक क्लास पे। ठीक है ना। और जैसे कि मैंने कहा था कि भूगोल की सीरीज़ शुरू कर दी है मैंने ज्योग्राफी की। तो पहली क्लास में मैंने भूगोल का जो स्ट्रक्चर है, इंडिया के भूगोल का स्ट्रक्चर है, वो मैंने आपको बता दिया। आपसे मैंने उस क्लास के एंड में कहा था कि अगली क्लास आपकी ब्रह्मांड की होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जिससे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। और इस क्लास में आपको यही पता चलेगा कि जब ब्रह्मांड बना तो जब कौन सा पहला तारा था जिसका निर्माण सबसे पहला हुआ। जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ तो क्या उसमें रोशनी थी या नहीं थी। जब धरती बनी तो क्या उसमें रोशनी थी या नहीं थी। उस पर जीवन था या नहीं था। उस पर पानी था या नहीं था। ये सारी चीज़ें कैसे आईं और सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इस क्लास में पता चलेंगी। ऐसी बातें जो आपको शायद पहले कभी सुनी ना हो आपने, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ये इस क्लास में मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आपका टॉपिक आज का है ब्रह्मांड। ठीक। तो ब्रह्मांड जो है वो आपका बना तो बना कैसे। ठीक। इस ब्रह्मांड के टॉपिक में हम बात करेंगे कॉस्मोलॉजी की, क्या होता है, बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, नेबुला क्या होती है, निहारिका क्या होती है, चंद्रशेखर सीमा क्या होता है, तारों का जीवन चक्र, दृश्य ब्रह्मांड क्या होता है, सुपरनोवा क्या होता है, और पल्सर क्या होता है। ये बजाज पल्सर नहीं, जो मेरे पास भी है और लोगों के पास भी होगी, तो बजाज पल्सर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या होता है उसकी बात कर रहा हूँ। लाल दानव क्या होता है, श्वेतमान क्या होता है, काला वामन क्या होता है, श्याम विवर क्या होता है, और मंदाकिनी क्या होता है। कुल मिलाकर के ये आपके लगभग लगभग मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए, और 8 9 10 11 12 13, कुल मिला के ये आपके 13 पॉइंट हैं। और साथ में ब्रह्मांड कैसे बना उसका डिस्कशन। और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि मंदाकिनी कौन सी है, काला वामन क्या होता है, पल्सर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आइए पहले शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड से कि निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। तो अब जो है हुआ क्या कि आज से 13.5 अरब साल पहले क्या था। 13.5 अरब साल पहले क्या था, जो अणु थे और परमाणु। ठीक है। 13.5 साल पहले अणु और प्लस परमाणु, ये जो थे ये एक साथ थे। और कहाँ थे, एक बिंदु में थे। और इतने भारी मात्रा में, इतने ज़्यादा मात्रा में जिसको सोचा नहीं जा सकता है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, आपस में एक बिंदु में थे। अब आप समझ लीजिए कि बिंदु के अंदर होंगे तो कितने क्या कहते हैं, भयंकर बॉन्डिंग होगी, और कितने आपार घनत्व के साथ ये सब जुड़े होंगे। तो जब अणु और परमाणु इस तरह से जुड़े हुए थे, एक भारी मात्रा में, बहुत भारी, जो सोचा नहीं जा सकता उस मात्रा में जुड़े हुए थे, तो इतने गर्म, मतलब इनके अंदर इतनी गर्मी थी, ये बहुत गर्म थे। तो किसी अज्ञात कारणवश क्या हुआ, कि जो है किसी अज्ञात कारणवश क्या हुआ, इनमें हो गया एक बहुत बड़ा, इसमें क्या हो गया, एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। विस्फोट, इनमें हो गया विस्फोट, बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। अब इस विस्फोट जब हुआ तो इस विस्फोट से जो है क्या बना, इस विस्फोट से ब्रह्मांड बना, इससे बना ब्रह्मांड। ठीक। अब जब ब्रह्मांड ये बन गया तो सवाल ये उठता है कि जब ब्रह्मांड बना तो क्या उस टाइम, जब ये इतना बड़ा महाविस्फोट हुआ, तो क्या उस टाइम रोशनी थी, क्या उस टाइम कोई प्रकाश हुआ, रोशनी हुई कोई। क्या आप लोगों को ये पता है कि उस टाइम जब ये ब्रह्मांड में इतनी बड़ा जो है वो हुआ, धमाका हुआ, महाविस्फोट हुआ, तो क्या उस टाइम रोशनी हुई। ये मैं बताऊंगा आपको आगे। चलिए ठीक है, अब बताते हैं कि जो बिग बैंग की ये थ्योरी है, ये जो महाविस्फोट हुआ, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। एक मूवी भी आई थी बैंग बैंग, ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ की, तो उसमें भी बहुत बड़े एक्शन सीन है, हर जगह विस्फोट ही हुआ है। तो इसी से आप एक याद कर लीजिएगा कि इसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, महाविस्फोट को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए क्या होता है। तो हुआ क्या कि ये जो थ्योरी थी ये किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी जॉर्ज
लेमेतर ने दी थी, लेमेतर ने थ्योरी दी थी। मैं अभी आपको डिटेल में समझाया दे रहा हूँ, फिर आगे एक एक चीज़ बता दूंगा। जितने पॉइंट मैंने 16-17 बताए तो सारे बता दूंगा, पहले थोड़ा समझ लीजिए। इस थ्योरी को दिया था जॉर्ज लेमेतर ने। इस थ्योरी को जब इन्होंने दिया कि जो क्या कहते हैं महाविस्फोट हुआ, उससे जो है अणु परमाणु ये सब अलग अलग हो गए और ढेर सारे काले पदार्थ निकले, बहुत ज़्यादा शोर हुआ, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी निकली, गैसों का पुंज प्राप्त हुआ, इन सारी चीज़ों को जो है इन्होंने कहा। लेकिन एक फ्राइड फॉयल थे, एक थे फ्राइड फॉयल, फ्राइड फॉयल नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इनका विरोध किया और इनका मजाक उड़ाया, और इन्होंने इनके लेमेतेयर के बिग बैंग थ्योरी के विरोध में ये कहा कि जो पिंड हैं विस्फोट के बाद वो दूर नहीं गए आपस में, बल्कि पास आकर के नया पदार्थ बना रहे हैं, एक काला पदार्थ बना रहे हैं, जिसको इन्होंने उसको जो है ये एक तरह से ब्लैक मैटर की इन्होंने बात की। ब्लैक मैटर की बात की किसने? फ्राइड फॉयल ने। और इन्होंने, जिसने बिग बैंग थ्योरी दी थी, जॉर्ज लेमेतेयर का विरोध किया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब 1965 में कॉस्मिक माइक्रो वेव्स की खोज हुई, तब जाकर के सब ने माना कि हाँ, जो जॉर्ज लेमेतेयर कह रहे थे वही सही है, यानी कि बिग बैंग थ्योरी एकदम सही है कि महाविस्फोट हो गया, अणु परमाणु जब एक साथ थे एक बिंदु में, और जितने भी क्या कहते हैं उसमें से पदार्थ थे वो दूर दूर हो गए, काले पदार्थ निकले, डार्क एनर्जी निकली, गैसों का पुंज प्राप्त हुआ और ऊर्जा प्राप्त हुई, लाइट प्राप्त हुआ। तो ये जो है बिग बैंग थ्योरी कहलाई। अब मैंने कहा ना कि रोशनी नहीं थी, रोशनी क्यों नहीं थी? क्योंकि जो ब्रह्मांड था उस वक्त, जो ब्रह्मांड था वो प्लाज्मा, ब्रह्मांड जो था जब वो बना तो वो प्लाज्मा के अवस्था में था, प्लाज्मा की अवस्था में था, वो अणु नहीं था, ठीक है। तो 3.80 लाख साल तक या 4 लाख साल तक ऐसे ही अंधकार रहा, और धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जन्म हुआ, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जन्म हुआ और इन लोगों ने मिल करके क्या बना दिया? हाइड्रोजन। इन्होंने बना दिया हाइड्रोजन को निर्माण किया। जब इन्होंने हाइड्रोजन का निर्माण किया तो ये हाइड्रोजन जो था यह जो है पहला अणु था ब्रह्मांड में। हाइड्रोजन जो है ये फर्स्ट एटम था, पहला अणु था ब्रह्मांड में। अब हुआ क्या कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है कि अणु एक दूसरे के करीब आते हैं, मतलब एक खींचने वाली शक्ति है। जैसे कि मान लीजिए कि लोग कहते हैं ना कि नैन से नैन मिले, एक दूसरे को देखा और प्यार हो गया, तो गुरुत्वाकर्षण ही एक तरह का है, वो एक तरह का आकर्षण है। और यहाँ पे क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण हुआ। तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से प्यार हुआ, हाइड्रोजन से मिले, और मिलते मिलते ढेर सारे जब हाइड्रोजन मिले तो इन्होंने क्या बनाया? हीलियम बना दिया। इन्होंने बना दिया हीलियम, ठीक। हाइड्रोजन ढेर सारे मिल करके बना दिया हीलियम, और जब हीलियम का निर्माण हुआ तो पहला तारा जो है वो ब्रह्मांड को मिला, और वो पहला तारा है शायद ही आपको पता हो, वो है आपका सन, यानी कि सूरज। अब इसको इस तरह समझ लीजिए कि ब्रह्मांड का पहला बेटा, पहला सन कौन है? सन है। पहला बेटा कौन है? सन है। यानी ब्रह्मांड का पहला तारा कौन है? वो सूर्य है, ब्रह्मांड का पहला तारा। और जब पहला तारा सूर्य आ गया हो तो जाहिर सी बात है फिर धीरे धीरे रोशनी हो जाएगी, और भी तारे बन गए इसी प्रकार से, और धीरे धीरे ब्रह्मांड में रोशनी हो गई और अंधेरा खत्म हो गया। लगभग 40 लाख साल बाद, लगभग 4 लाख साल बाद ये अंधेरा खत्म हो गया और ब्रह्मांड में रोशनी आ गई। अब आप सोचेंगे कि पृथ्वी का निर्माण, तो पृथ्वी का निर्माण भी ऐसे ही हुआ। जब सूर्य बना तो सौरमंडल का निर्माण हुआ, सौरमंडल का निर्माण हुआ तो सभी ग्रहों का निर्माण हुआ, क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ, उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो इन सारी चीज़ों का निर्माण हुआ, तो उसी बीच जो है उसी में पृथ्वी का भी निर्माण हुआ सूरज के साथ साथ, ठीक। तो पृथ्वी जो थी वो पहले बहुत गर्म थी, एकदम आग का गोला थी। उस पर क्या कहते हैं? पानी नहीं था, जीवन नहीं था, और कोई भी जीव जंतु नहीं थे। और पृथ्वी उस टाइम बहुत तेज़ी से घूम रही थी, और जो दिन होता था वो मात्र 8 घंटे का होता था। दिन जो होता था वो मात्र 8 घंटे का होता था जब नई नई पृथ्वी बनी थी ब्रह्मांड में।
लेकिन पृथ्वी में एक चीज़ थी, वो क्या थी? भाप। भाप पृथ्वी के टाइम पे थी, क्योंकि भाई जब बहुत गर्म गोला था तो भाप था, और भाप की मौजूदगी के कारण क्या बना? भाप की मौजूदगी के कारण H2O बना, जल बना। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ? जल बना तो भाप बना, भाप ऊपर की तरफ गए, ऊपर की तरफ गए तो फिर बारिश हुई, बादल बने, बारिश हुई। जब बारिश हुई तो लाखों सालों तक ये बारिश चलती रही, लाखों सालों तक बारिश हुई। और जब ढेर सारी बारिश होगी तो क्या होगा? वो कहते हैं ना, आज यहाँ आंसुओं का सैलाब आएगा। आज ये पागल इतना रोएगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा कि समुंदर आ जाएगा, कि सैलाब आ जाएगा, कहते हैं ना। तो वो पागल इतना रोया कि सैलाब आ गया। तो उसी तरह से ब्रह्मांड, जब पृथ्वी नई नहीं बनी तो उसमें कम से कम लाखों साल तक केवल बारिश ही होती रही। और जब बारिश हुई तो क्या बने? नदी बने, समुद्र का निर्माण हुआ, समुद्र का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से धरती पे पानी आ गया। जब पानी आ गया तो पानी के अंदर जल आ गया, और जल के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये सारी चीज़ें मिली। अब ये सारी चीज़ें मिल करके क्या बना? पहला एक कोशिकीय जीव, जिसका नाम सभी जानते हैं, पैरामीशियम या अमीबा। तो पैरामीशियम अमीबा एक कोशिकीय जीव बने, और फिर इस एक कोशिकीय जीव से धीरे धीरे क्या हो गया? धीरे धीरे क्या बना? इस एक कोशिकीय जीव से धीरे धीरे और भी जंतु बने, और धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो गई। तो उम्मीद है आपको ये ब्रह्मांड के बनने का चक्र, और सबसे पहला तारा सूरज कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, जब विस्फोट हुआ तो रोशनी थी या नहीं थी, कितने साल तक अंधेरा रहा, पृथ्वी का पे पानी कैसे आया, पृथ्वी पे जीवन कैसे शुरू हुआ, आपके वो सारे सवाल जो आपने शायद अभी तक सोचे भी नहीं होंगे, अगर आप सोचेंगे तो उसके आंसर आपको मिल चुके हैं पहले ही। ठीक है ना? तो आइए, अब ये तो मैंने समझा दिया, अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चलते हैं। पूछता है कि, मैंने बोला ना कॉस्मोलॉजी, तो कॉस्मोलॉजी क्या है? कॉस्मोलॉजी जिसमें कि जो है ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाए, ठीक है, वो होती है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड से संबंधित चीज़ों का जो अध्ययन किया जाएगा वो है कॉस्मोलॉजी। उसके बाद आज से 5 अरब पहले जब विस्फोट हुआ तो क्या हुआ? महाविस्फोट, बिग बैंग थ्योरी, बैंग बैंग। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेमेंतियर ने। अब उसके बाद मैंने बताया था कि नेबुला, अब नेबुला की बात कर रहा हूँ तो नेबुला नहीं है जो सांप और नेबुले में लड़ाई होती है, वो नेबुला नहीं है, ये नेबुला है। नेबुला की हिंदी में अगर कहते हैं तो नेबुला को हिंदी में क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। नेबुला को हिंदी में निहारिका कहते हैं। ठीक है, और गैसों के पुंज, जो गैसों के पुंज जब महाविस्फोट हुआ तो गैसों के पुंज निकले, उन्हीं को जो है नेबुला या निहारिका कहा गया। अब नेबुला जो है, जैसे कि मान लीजिए अभी कहा जाए कि जरा एक सोफ़ा बनाइए या बेड बनाइए, तो सोफ़े और बेड के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा ना, जैसे लकड़ी रॉ मटेरियल हो गई। ऐसे भी जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ निर्माण होती है तो उसके लिए मकान बनना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, मोरंग, गिट्टी, बालू, ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वैसे ही तारों के निर्माण में ये रॉ मटेरियल का बड़ा योगदान था, और नेबुला एक तरह का जो है मोरंग, गिट्टी, बालू ही है जिसने तारे बनाए हैं। तो नेबुला एक तरह का रॉ मटेरियल है। और नेबुला, और जो नेबुला था या निहारिका था, और जब महाविस्फोट के बाद जो काले पदार्थ निकले, इन लोगों ने मिलकर के क्या बनाया? ग्रह, उपग्रह और क्षुद्रग्रह बना दिया। अब तारों के निर्माण की बात करें तो आज से लगभग 10 अरब पहले प्रथम पीढ़ी के तारों का निर्माण हुआ। भैया देखिए, जैसे हम लोगों में पीढ़ी होती है ना, कि हम जब हुए तो हम कौन सी पीढ़ी के थे, हमारे बाबा परदादा किस पीढ़ी के थे, तो उसी हिसाब से तारों में भी है। तो आज से 10 अरब वर्ष पहले प्रथम पीढ़ी के तारों का निर्माण हुआ था। पूछ लेता है, क्वेश्चन आया है कि प्रथम पीढ़ी के तारों का निर्माण कब हुआ था, तो 10 अरब साल पहले। फिर द्वितीय पीढ़ी के तारे कब आए? 6 अरब पहले। तो सूर्य कौन से जनरेशन का तारा है? तो सूर्य जो है वो द्वितीय जनरेशन का तारा है। सूर्य जो है वो द्वितीय जनरेशन का तारा है, और ये अभी जो है युवा अवस्था में है। सूर्य जो है युवा अवस्था है। जाहिर सी बात है, सूरज कभी ढलता नहीं, ये सुना है ना आपने कहावत। बस इसी ट्रिक से आप याद कर लीजिए कि जो सूरज है वो कभी ढलता नहीं। कहते हैं ना, किस्मत का सूरज कभी ढलता नहीं। तो अब सूरज ढलता नहीं से याद कर लीजिए कि सूरज की जवानी कभी जाएगी नहीं, और जब सूरज की जवानी कभी जाएगी नहीं तो युवा भाव कभी आएगा नहीं। इसका मतलब सूरज अभी किस अवस्था में है? युवा अवस्था में है, अगर पूछ लिया जाए तो। आगे बढ़ते हैं।
अब सूरज कितने साल बाद बुढ़ा हो जाएगा ये भी तो जान लीजिए। तो सूरज जो है 5 अरब वर्ष बाद प्रौढ़ावस्था में जाएगा, वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं। अब सूर्य के निर्माण में हाइड्रोजन नाभिक सहायक है। मैंने बताया कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बना और सूरज बना, पहले ही बता दिया आपको। ये देखिए वो फार्मूला भी आ गया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिले और हीलियम बना और सूर्य बना। और सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। और नेबुला से किसका निर्माण हुआ? तारों का निर्माण हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। तारों का जीवन चक्र, मैंने एक टॉपिक आज बताया था कि इसको भी कवर कराऊंगा। तो तारे को, जैसे हम लोगों का जीवन चक्र होता है ना, शैशवावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वैसे ही तारों का जीवन चक्र होता है। तो इसका भी शैशवावस्था होता है। शैशवावस्था भैया अभी एकदम नए नए हैं एकदम, और एकदम नीले नीले हैं, रंग नीला है, गहरे नीले रंग के हैं, छोटा सा आकार है, बहुत ज़्यादा एनर्जी। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा ना, इतनी एनर्जी, हाथ पैर ऐसे मारते हैं कि अगर हल्का सा रडार में आ गए तो दांत वात टूट जाएगा। अब भैया अपना अपना सब ना याद करना, हो सकता है टूटा हो किसी का, लेकिन बहुत एनर्जी होती है छोटे बच्चों में। तो छोटे बच्चों में तो ज़्यादा ऊर्जा, रंग नीला और आकार छोटा, यह है शैशवावस्था का तारा। युवावस्था का तारा भैया जाहिर सी बात है, युवा बड़ा हो गया है और आकार में बड़ा हो गया है, ठीक है। और प्रौढ़ावस्था का तारा वो है केसरिया, केसरिया रंग का। जैसे कि सूरज जब डूबता है तो किस रंग का होता है? केसरिया रंग का हो जाता है ना। तो ऐसे प्रौढ़ावस्था मतलब जब तारे डूबते हैं, जब उनका अंत समय आता है तो किस रंग के हो जाते हैं? केसरिया रंग के हो जाते हैं। और ऊर्जा सबसे कम हो जाती है। आजकल के बुजुर्गों में ऊर्जा कुछ ज़्यादा दिख रही है, लेकिन यह है कि जो तारों की प्रौढ़ावस्था है ना, उसमें ऊर्जा कम हो जाती है। बात करते हैं दृष्ट ब्रह्मांड की, वो ब्रह्मांड जो हम लोग देख सकते हैं। अब जैसे सूर्य के प्रौढ़ावस्था में जाने से, जैसे मान लीजिए सूर्य है, अगर वो प्रौढ़ावस्था में चला गया, वो बुजुर्ग अवस्था में चला गया, उसके जाने से ब्रह्मांड में 1/3 भाग पर सूर्य दिखाई देगा। अभी तो लगभग लगभग भाग पे दिखाई देता है, लेकिन जब वो बुजुर्ग अवस्था में हो जाएगा तो वो 1/3 ही भाग पर दिखाई देगा। और जिस भाग पर वो दिखाई देगा वो हमारा दृश्य ब्रह्मांड कहलाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है कि दृश्य ब्रह्मांड क्या होता है, ठीक। और जब सूर्य जाता है 1/3 भाग बूढ़ा हो जाएगा, जब सूर्य हो जाएगा, जब सूरज बूढ़ा हो जाएगा तो जो 1/3 भाग पे हमको वो दिखेगा। भाई जब जवान है तो पता चला कि 3 कमरे, जैसे एक सूरज नाम है एक आदमी, सूरज एक लड़का है, उसके घर है, घर में 3 कमरे हैं। अब वो जवान है तो मार एकदम 3 कमरे में थका थक इधर से उधर, जब देखो लेफ्ट राइट करता रहता है, खेलता रहता है। या मान लो कि 3 ज़िले हैं तो 3 ज़िलों में डेली अप डाउन करता है, इधर दोस्तों से मिलता है, उधर गर्लफ्रेंड से मिलता है, यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, तो 3 ज़िलों में मिल रहा है। अब जब सूरज बुजुर्ग हो गया तो कहाँ तक कहाँ जा पाएगा? बस एक ज़िले को पकड़ लेता है भैया। भैया अब तो हम सबसे नहीं मिल पाएंगे, 3 बीवियाँ हैं लेकिन सबसे नहीं मिल पाएंगे, किसी एक को पकड़ेंगे जो सेवा वो करेगी, उसके साथ रहेंगे, तो 1/3 के साथ रहता है। तो वही है कि अगर सूर्य जो प्रौढ़ावस्था में चला गया तो वो सिर्फ 1/3 भाग पर दिखाई देगा, उसी को दृश्य ब्रह्मांड कहते हैं। और जब तारे वृद्धावस्था में जाते हैं तो उसमें विस्फोट हो जाता है। मतलब तारा जब बुजुर्ग हो जाता है तो फिर वो विस्फोट हो जाता है, और 2 भागों में हो जाता है, एक आंतरिक भाग एक बाह्य भाग। आंतरिक भाग जो है वो हीलियम का बना होता है, अंदर का भाग, और बाहर का हाइड्रोजन का, ठीक। जब तारा टूटता है तो तारा वृद्धावस्था में जाता है तो टूट जाता है। जैसे बहुत लोग, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, आप देखिए जब वृद्धावस्था में जाएंगे तो जीवन में कुछ नहीं किए हैं, कुछ कर नहीं पाए, और अगर बहुत कुछ सबके लिए कुछ किए भी हैं फिर भी लोग देखो इग्नोर कर रहे हैं, बेचारों को आजकल वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, तो वो अंदर से टूट जाते हैं, बल्कि अंदर से भी टूट जाते हैं और बाहर से भी टूट जाते हैं। तो उसी तरह तारा है, वो अंदर से भी टूट जाता है, बाहर से भी टूट जाता है। तो तारा जो है आंतरिक भाग क्या होता है? वो हीलियम का बना होता है, और जो बाहर से जब टूटता है वो हाइड्रोजन का बना होता है। बुजुर्ग बुढ़ापा बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। उसके बाद जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जो प्रौढ़ावस्था के तारे यानी बुजुर्गियत के तारों को लाल दानों कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था भी, इस टॉपिक में आगे था कि रेड जियांट, लाल दानों, मतलब बुजुर्ग तारे लाल दानों होते हैं। उसके बाद तारों में भी विस्फोट होता है और उनसे भी नेबुला निकलता है और फिर तारे बनते हैं। मतलब तारों में विस्फोट होता है, फिर उनसे भी नेबुला निकलता है, यानी निहारिका निकलती है, रॉ मटेरियल निकलती है, और फिर पुनः तारों का निर्माण हो जाता है। और जो तारों में जो विस्फोट होता है, इस घटना को सुपरनोवा कहते हैं। तारों के विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं, तारों के विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं, ठीक। तारों के विस्फोट को, सुपरनोवा विस्फोट को सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। सुपरनोवा विस्फोट को सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया था और इन्हें 1930 में वो नोबेल भी मिला था। अब एक कंडीशन है, ये जो तारा है जो टूटा है 2 भागों में, अगर उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है तब तो आंतरिक भाग बहुत तीव्र गति से चमक उठेगा,
मतलब तारा अगर दो भागों में टूटा है तो अगर उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है तो जो आंतरिक भाग है, ठीक है, जो हीलियम वाला भाग है, वो बहुत तेज़ी से चमक उठेगा। उसी को श्वेतमान कहा गया है। ठीक, लेकिन ये बहुत तेज़ी से चमकेगा, लेकिन धीरे धीरे चमक खत्म होगी, और जब चमक खत्म हो जाएगी तो जैसे होता नहीं काला वामन। अब आप देखिए कोई चीज़ में आप छुरछुरियाँ जलाइए, है ना, दीपावली में, या कोई भी पटाखा जलाइए जो मज़ेदार हो, जो आपको अच्छा लगता हो, आप देखिए उसको आप छुआएंगे माचिस और सट से वो जलेगा, और छुर 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 करते हुए बेहतरीन चमक तो पूरी देगा, और थोड़ी देर बाद एकदम काला काला हो जाएगा, राख। तो बस जितनी देर तक चमक रहेगी वो श्वेतमान है, वो तारा, और जब उसमें से धीरे धीरे चमक समाप्त हो जाएगी तो काला बामन हो जाएगा, इस ब्लैक डार्क में बदल जाएगा। और चंद्रशेखर जी ने एक चंद्रशेखर सीमा दी थी जिसको 1.44 कहते हैं। 1.44 चंद्रशेखर सीमा जो है वो 1.44 है। इसको आप याद करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1.44 को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अब अगर यदि टूटने वाले तारे का द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान से 3 गुना बड़ा है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि टूटने वाले तारे का द्रव्यमान अगर सूरज के द्रव्यमान से बड़ा है तो आंतरिक भाग है वो बहुत चमकेगा, तो श्वेतमान, और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी चमक, तो काला वामन। अब अगर अगर सूरज टूटा है तो सूरज का द्रव्यमान, यदि टूटने वाले सूरज का द्रव्यमान हमारे सूरज से लगभग 3 गुना बड़ा है तो आंतरिक भाग न्यूट्रॉन तारा में बदल जाता है। जैसे अगर सूरज भी एक तारा है, सूरज भी टूटता है, तो उसके बाद अगर यदि टूटने वाले तारे का, यहाँ सूरज गलत दिखा है, तारे का द्रव्यमान सूरज के से लगभग 3 गुना बड़ा है तो जो आंतरिक भाग है वो न्यूट्रॉन तारा में बदल जाता है। मतलब अगर सूरज के द्रव्यमान से बड़ा है तो वो न्यूट्रॉन तारा में आंतरिक भाग बदल जाता है। और यही न्यूट्रॉन तारे जो होते हैं बहुत तीव्र गति से भागते हैं, तो उन्हें ही पल्सर कहा जाता है। अब देखिए बजाज की जो गाड़ी आई है पल्सर बहुत तीव्र गति से भागती है, इसीलिए उसका नाम पल्सर रखा गया। कहाँ से रखा गया? यहीं से रखा गया है कि जो तारे हैं उनका जो आंतरिक भाग है वो न्यूट्रॉन तारा बदल जाता है टूटने के बाद, और बहुत तीव्र गति हो जाती है उसमें, उसी को पल्सर कहते हैं। ठीक है। और अगर टूटने वाले तारा का द्रव्यमान सूरज से 8 से 15 गुना ज़्यादा हो जाता है तब उनका आंतरिक भाग जो है उसको ब्लैक होल या श्याम विवर कहते हैं, कृष्ण विवर भी कहते हैं, ब्लैक होल या श्याम विवर भी कहते हैं। अब आइए इसको मैं थोड़ा सा आपको वो बता दे रहा हूँ कि जैसे ये तारा है बराबर सूरज, अगर तारा टूटा उसका द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान के बराबर है तो आंतरिक भाग जो है वो उसमें चमक होगी और वह श्वेतमान होगा, धीरे धीरे चमक खत्म हो जाएगी, यानी कि वो काला बामन हो जाएगा। अब अगर तारा टूटा है वो जो है सूरज से 3 गुना ज़्यादा है, सूरज के द्रव्यमान से टूटने के बाद, तो उसके जो तारा का आंतरिक भाग होगा वो न्यूट्रॉन तारे में बदल जाएगा, उसको पल्सर कहते हैं। अब अगर तारा टूटा है और वो सूरज से कम 8 से 15 गुना ज़्यादा बड़ा है तो उसके आंतरिक भाग को कृष्ण विवर या श्याम विवर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में आती बात। अब देखिए ऐसा नाम आ गया है, इस नाम को लेने में तो एक बार मुझे डर ही लग रहा है क्योंकि मंदाकिनी का नाम आ गया है। मंदाकिनी भैया वर्ल्ड की सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं किसी ज़माने में, और इन्होंने वही एक मूवी की थी कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, मंदाकिनी ने की थी। खैर ये वो मंदाकिनी अलग है। ये मंदाकिनी क्या है कि अरबों तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं जो धुंधली दिखाई देती है। ब्रह्मांड में अरबों मंदाकिनी है। हमारी जो आकाशगंगा है मतलब भारत की, तो हमारी आकाशगंगा है वो है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। ठीक है, इसी को मंदाकिनी के नाम, हमारी जो मंदाकिनी है उसके नाम है दुग्ध मेखला और मिल्की वे, यानी कि तारों के अरबों तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। अब हमारी मंदाकिनी के पास की एक सहेली है, मतलब हमारी मंदाकिनी के पास एक दूसरी मंदाकिनी भी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा देवयानी। मतलब हमारी जो मंदाकिनी है उसकी सहेली का नाम है एंड्रोमेडा देवयानी। और अधिकांश मंदाकिनी जो हैं अभी मान के चलो कि एकदम युवा हैं भैया, है ना। अभी जो अब आप पुरानी वाली मंदाकिनी को याद कर लीजिए, बस इतना जान लीजिए कि मंदाकिनी आज भी वैसे दिखती हैं। तो समझ लीजिए कि मंदाकिनी जो आज है ब्रह्मांड में सब युवा अवस्था में है। और कैसी हैं? नागिन की तरह। भाई मंदाकिनी नागिन की तरह ही थी, तो ये भी मंदाकिनी जो है नागिन की ही तरह होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इस क्लास में थी कि ब्रह्मांड कैसे बना, सूर्य कैसे बना, पृथ्वी पर जल था या कब आया, विस्फोट में रोशनी थी, रोशनी कब आई धरती पर, ब्रह्मांड में रोशनी कब आई, उसके बाद मंदाकिनी क्या होता है, कॉस्मोलॉजी क्या होता है, निहारिका क्या होती है, काला वामन क्या होता है, श्वेत वामन, सारी चीज़ें मैंने कवर करा दी। इससे आपके क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, और अच्छे से, मुझे उम्मीद है अच्छे से मैंने आपको समझाया है। अगर अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत होती है। अगर आप कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ अच्छा बना है, और अच्छा करने की कोशिश की जाएगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी जुड़ें मेरे साथ, ठीक है ना। तो फिर ट्रिक टॉक क्लासेस में मेरे साथ आशीष पांडे को आप एक बार फिर से इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।